गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा क्लास 12th के लिए रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर हम मैट्रिसेस का जो चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ ए मैथमेटिक्स की जो बुक है, उस बुक के अंदर हमारे ये थर्ड चैप्टर है। तो इस थर्ड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को हम हमारा जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, उस नेट के सिलेबस के अंदर भी इस मैट्रिसेस का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नेट का जो सिलेबस है, उस नेट के सिलेबस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, ये मैट्रिसेस का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज हम इस मैट्रिसेस के चैप्टर के अंदर इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसकी क्या टाइप्स होती है, मैट्रिसेस को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 को भी हम सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, अपने टाइम को ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के ऊपर बात करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को समझेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन का कहाँ पर यूज होता है, किस टाइप से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों, जब हमने 11th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने समझा था। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। हमें 3 ही वेरिएबल तक लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा था। और जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट की थी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का, वो एग्जांपल मैंने लिया 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन ली मैंने x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर मैंने ली सेकंड। अब यहाँ पर x, y और z, ये तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। और 2, 3, -1, 1, -2 और +5, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। और 5 और 1 ये दोनों की दोनों कांस्टेंट टर्म है। तो इस केस के अंदर जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट को सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में राइट किया। रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में टाइप करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा, एक स्पेसिफिक टाइप में लिखा। वो किस टाइप से लिखा, मैंने लिखा 2, 3, -1 और 1, -2 और 5। यहाँ तक ये जो अबोव जो डाटा था, ये अबोव डाटा सबसे पहले मैंने एरे फॉर्म में राइट किया, रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में राइट किया। रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में राइट करने के बाद जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि 2, 3 और माइनस का 1, 1, -2 और 5, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और वर्टिकल जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के ऊपर एलिमेंट है 2, 1, यहाँ पर वर्टिकल लाइन के ऊपर एलिमेंट है 3, -2 और यहाँ पर वर्टिकल लाइन के ऊपर है माइनस का 1 और 5। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इन वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉलम। इनको हम बोलेंगे कॉलम। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको हम रो बोलते हैं, और वर्टिकल जो लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास से दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है मेरे पास फर्स्ट, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है मेरे पास। तो ये जो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट रो के नाम से, कि ये मेरे पास फर्स्ट रो है।
और सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरे पास क्या है, सेकंड रो है। और मेरे पास 3 वर्टिकल लाइन है, ये मेरे पास हुई फर्स्ट कॉलम, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम हुई, और सेकंड वर्टिकल जो लाइन है ये मेरे पास हुई सेकंड कॉलम, और थर्ड जो वर्टिकल लाइन है ये मेरे पास हुई थर्ड कॉलम, ये मेरे पास हो जाएगी थर्ड कॉलम। तो अब मेरे पास ये जो एरे फॉर्म थी, इस एरे फॉर्म को मैंने लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। वो नोटेशन होती है मैट्रिक्स की, यानी कि मैंने लिखा 2 3 -1 और 1 -2 और 5, मैंने इनको इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया 2 × 3। 2 × 3 का मतलब क्या हुआ कि टोटल एलिमेंट तो इसके अंदर हैं 6, लेकिन 2 क्या है, रो है, और 3 मेरे पास क्या है, कॉलम है। ये तो हुई मैट्रिक्स की नोटेशन की बात। अब उसके बाद जरूरी नहीं है हम इनको इन ब्रैकेट्स के अंदर ही क्लोज करें, हम इसको इस ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर सकते हैं। ये एलिमेंट हुआ 2 3 माइनस का 1 1 माइनस और कितना हो गया 5। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, यानी कि 2 तो इसके अंदर रो है और 3 इसके अंदर क्या है, कॉलम है। रो इंटू कॉलम, और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे पास 6। इसके बाद यहाँ तक मेरे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई, और ये जो इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखे, यानी कि जो इंटीजर मैंने जो लिख रखे हैं 2 3 -1 1 -2 और 5, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मेरे पास है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ तक मेरे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में हमने समझा, और हमने यह भी समझा कि रो और कॉलम क्या होती है, और हमने इस मैट्रिक्स की नोटेशन के बारे में भी समझा कि इसको किस टाइप से हम डिनोट करते हैं, और हमने यह भी समझा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये हुआ 2 × 3, या फिर जरूरी नहीं ये 2 × 3 ही हो, ये 2 × 2 भी हो सकता है, 3 × 3 भी हो सकता है, 3 × 4 भी हो सकता है, 4 × 5 भी हो सकता है। यानी कि जितनी नंबर ऑफ ए रो होंगी वो हम यहाँ पर फर्स्ट पैलेस पर लिखेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ ए कॉलम होंगी वो हम लिखेंगे सेकंड पैलेस पर। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स, कि उस गिवन मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके बाद मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स आती हैं, उसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप ली रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स वो होती है कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली ऑन वन रो हो, देयर इज नो कॉलम, कोई भी कॉलम ना हो। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, क्या हो, एक ही रो हो, और रो वेक्टर, इसको हम रो वेक्टर के नाम से भी रिकॉल करते हैं। रो वेक्टर एक ही रो हो, उसके अलावा कोई दूसरी रो ना हो, और नंबर ऑफ ए कॉलम इसके अंदर कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो कोई मैंने मैट्रिक्स ए ली, उस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एक रो लिया, वो रो लिया मैंने 2 3 और 1। एक मैट्रिक्स मैंने और ली, वो मैट्रिक्स मैंने बी ली, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखे, रो के अंदर एलिमेंट है 2 3 -1 और 4। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर में क्या लिखूंगा, 1 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 1 × 4, यानी कि एक तो क्या है, रो है, और 3 इसके अंदर क्या है, कॉलम है। और उसी टाइप से बी मैट्रिक्स के अंदर 1 तो क्या है, रो है,
और 4 क्या है मेरे पास कॉलम है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। किस गिवन मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। उसके बाद बच्चों सेकंड केस के अंदर हमारे पास डेफिनेशन आती है कॉलम मैट्रिक्स की। सेकंड केस के अंदर मैंने डेफिनेशन ली, एक मिनट। सेकंड केस के अंदर हमारे पास से डेफिनेशन आती है, एक मिनट बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू है यहाँ पर, जो राइटिंग पैड है वो वर्क नहीं कर रही है, एक मिनट। हाँ, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इसके बाद सेकंड जो मेरे पास टाइप आती है वो सेकंड टाइप है मेरे पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड डेफिनेशन मेरे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर एक कॉलम मिलेगी और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम जिसके अंदर क्या हो, एक ही कॉलम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक मैट्रिक्स ए ली और उस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए मैंने 1 और 2। अब इस मैट्रिक्स के अंदर दो तो मेरे पास है रो और लेकिन 1 क्या है, कॉलम है। रो तो मेरे पास कितनी है, 2 है। 2 तो मेरे पास है रो और 1 मेरे पास क्या है, कॉलम है। तो ये मेरे पास क्या बनी, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद थर्ड जो डेफिनेशन आती है, थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बच्चों क्या होता है कि नंबर ऑफ ए रो एंड नंबर ऑफ ए कॉलम आर नॉट इक्वल। तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन राइट की इसकी, मैंने लिखा अ मैट्रिक्स हैविंग number of a rows is not equal to the number of column यानी कि नंबर ऑफ ए रो और नंबर ऑफ ए कॉलम हमारे पास इक्वल ना हो तो हमने m जो है वो m हमारे पास रो है और n जो है वो n हमारे पास क्या है, कॉलम है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो उस केस के अंदर जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि R मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 3 4 2 0 और 7। अब यहाँ पर 2 तो मेरे पास क्या है, रो है और 3 मेरे पास क्या है, कॉलम है। यानी कि m और n की वैल्यू जो है वो है मेरे पास नॉट इक्वल। तो उस केस के अंदर इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। मेरे पास से फोर्थ केस के अंदर आई डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी। सबसे पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, उसी के बेस पे डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो इज इक्वल टू 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? अ मैट्रिक्स हैविंग a matrix having number of a rows number of a rows number of a rows number of a rows is equal to the is equal to the number of a column number of a column। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि बी मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके अंदर रो भी मेरे पास 3 है और कॉलम भी मेरे पास क्या है? 3 ही है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप हमने ली। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है मैंने यहाँ पर राइट की। सबसे पहले अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने लिखा अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal all the non-diagonal 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 elements are zero। तो वो हमारे पास क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लो मैंने 3x3 की कोई एक मैट्रिक्स ली जिसके अंदर नंबर ऑफ ए रो और नंबर ऑफ ए कॉलम मेरे पास कितनी है? 3 और 3 है। मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसके अंदर जो A11 A22 A33 ये मेरे पास क्या है? डायगोनल एंट्रीज हैं। इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने एक एलिमेंट A23 लिया। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ A23। तो A23 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है सेकंड रो और 3 का मतलब होता है थर्ड कॉलम। यानी कि ये जो 2 3 है ये 2 3 उस एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि उस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है। अब A23 जो एलिमेंट लिया, A23 एलिमेंट मेरे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये दोनों जो लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास क्या होगा? ये एलिमेंट होगा या A23 एलिमेंट की ये पोजीशन होगी। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब हमने यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली। यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ ए रो और नंबर ऑफ ए कॉलम मेरे पास क्या है? इक्वल है। रो भी मेरे पास 3 है और कॉलम भी मेरे पास क्या है? 3 है। लेकिन डेफिनेशन हमने ये लिखा था कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे जीरो हों। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? A11 A22 A33 को छोड़कर। तो इसका मतलब A12 A13 A21 A23 A31 A32 ये सारे एलिमेंट किसके इक्वल होने चाहिए? जीरो के इक्वल। अगर ये एलिमेंट जीरो के इक्वल है तो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 3।
अब इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है। इसी एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो तो जीरो हो, लेकिन जो डायगोनल जो एलिमेंट हैं, डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या हो? इक्वल हो सारे के सारे। तो यहाँ पर मैंने ये जो मैट्रिक्स थी, इसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर मैं राइट करूँगा तो उस केस के अंदर मैं लिखूंगा A1100 0 A11 0 0 A11, यानी कि ये जो डायगोनल एंट्री जो हैं, ये डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी मेरे पास क्या है? इक्वल है या फिर क्या है? सेम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जहाँ तक मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात है, एक और टाइप आती है मैट्रिक्स के अंदर, उस टाइप को मैंने नाम दिया यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट के नाम से तो हम यहाँ पर समझ ही जाते हैं कि जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो यूनिटी के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर मैं राइट करता हूँ तो मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखी। मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ए आई जे, आई का मतलब होता है आईएथ रो, जे का मतलब होता है जेथ कॉलम। ये यहाँ पर जैसे हमने A23 लिया था तो सेकंड कॉलम थर्ड रो, उसी टाइप से हमने मैट्रिक्स को डिनोट किया। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ Aij is equal to 1 if I is equal to j, रो और कॉलम इक्वल हो, और 0 इफ I नॉट इक्वल टू j। अब मैंने एक 3x3 की एक मैट्रिक्स राइट की, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में लिए मैंने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर हम इस रिजल्ट को लें जहाँ पर i और j की वैल्यू सेम है, अब A11 ij सेम है, A22 ij सेम है, A33 ij सेम है, तो ये जो एंट्रीज हैं ये एंट्रीज हो 1 के इक्वल। और जहाँ पर आई जे नोट सेम है, जैसे यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये एंट्रीज क्या होंगी? इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स बनेगी ऐसा करने के बाद, तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। यही मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद कुछ और डेफिनेशन आती है, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो टाइप की डेफिनेशन बनेगी, एक होगी अपर ट्रायंगुलर और एक होगी लोअर ट्रायंगुलर। तो मेरे पास नेक्स्ट जो टाइप आई, नेक्स्ट टाइप मेरे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फर्स्ट हमारे पास होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड केस के अंदर हम इसको लिखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास
प्रिंसिपल जो डायगोनल जो एंट्रीज हैं उसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास जीरो हों। तो मैंने इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। मैंने कहा कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ ए रो और नंबर ऑफ ए कॉलम इक्वल हो। तो मैंने 3x3 की एक मैट्रिक्स ली। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 और यहाँ पर एलिमेंट लिया 0 माइनस का 2 और 4 और यहाँ पर एलिमेंट लिया मैंने 0 0 और यहाँ पर ले लिया मैंने 2। अब 1 -2 और 2 ये तो मेरे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे A21 एलिमेंट है, A31 एलिमेंट है, A32 एलिमेंट है, ये एंट्रीज मेरे पास क्या हो, इज इक्वल टू 0 हो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज के बिलो एक ट्रायंगल बनेगी। और जहाँ तक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 0 0 2 -2 और 0, यहाँ पर मैंने लिया 1 2 और 3। अब 1 -2 और 3 ये तो मेरे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं। इस डायगोनल एंट्रीज के अबव जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट मेरे पास क्या है, 0 है। यानी कि अबव में मेरे पास एक ट्रायंगल बनती है। तो ये मेरे पास क्या हुई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप पर चलें तो नेक्स्ट टाइप मेरे पास आती है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक स्क्वायर टाइप की भी मैट्रिक्स हो सकती है और एक रेक्टेंगुलर टाइप की भी मैट्रिक्स हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ तक जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर जितने भी एंट्रीज हों मैट्रिक्स के अंदर वो सारे की सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इस केस के अंदर ऑर्डर है 2 × 3 1 × 1, एक रो एक ही कॉलम है और यहाँ पर है 3/3। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आती है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट लिया इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बच्चों मैंने दो मैट्रिक्स ली। अब जहाँ तक इक्वलिटी की बात है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक को स्क्वायर मैट्रिक्स लें और एक को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लें। इस केस के अंदर हम दो मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमने क्या ली, या तो स्क्वायर ली या फिर हमने क्या ली, रेक्टेंगुलर ली। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स मैंने ए ली और उस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 3 7 8 और सेकंड रो के अंदर एलिमेंट है 2 1 और 0। और इसके बाद मैंने एक मैट्रिक्स बी ली, उस बी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिए A 7 6 और 2 1 और C। अगर इन दोनों मैट्रिक्स पर मैं इक्वलिटी की अगर बात करूं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब A11 इस मैट्रिक्स का, A11 इस मैट्रिक्स का, A11 बोल सकते हैं, B11 बोल सकते हैं, वो दोनों सेम।
यहाँ पर A12, यहाँ पर A12, ये दोनों सेम, यहाँ पर A13, यहाँ पर A13, दोनों सेम। तो यहाँ पर ये B है बच्चों, A7 और B। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी की टाइप्स में आती हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पर A की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, और B की वैल्यू जो होगी वो होगी 8, और C की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास है 0। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं। आप अगर इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करोगे तो एग्जाम्पल इन डेफिनेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपने एक्सरसाइज 1.1 आपने सेल्फली सोल्व करके देखना है। अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हम इस एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्वेश्चनों को करने में, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएंगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन एक्सरसाइज को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट वे में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप तक 100% पहुंचाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।